तो यहाँ हम केमिस्ट्री के सॉल्यूशंस चैप्टर के कुछ और कंसेप्ट को देखेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने कोलाइडल सॉल्यूशंस के प्रिपरेशंस और उनके प्यूरिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। अभी हम कोलाइडल सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि कोलाइडल सॉल्यूशन कौन कौन से स्पेशल प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं। तो देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है उनका। तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे कोलाइडल सॉल्यूशंस के। पहला है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ा था, ऐसे प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हमारा जब सॉल्यूशन है तो उनके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं। एक सॉल्यूशन है तो उनके अंदर ये पार्टिकल्स कितने हैं सॉल्यूट के। अब वो सॉल्यूट कौन सा है, शुगर है कि सॉल्ट है कि कुछ और है, यूरिया है, उस पर हमारा प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करता। वो सिर्फ डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट है, इनमें पार्टिकल्स कितने हैं सॉल्यूट के। तो ऐसे प्रॉपर्टीज़ को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। और 4 टाइप ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ थे, वो भी हमने देखा था। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो है वो 4 टाइप है। एक था हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसका ये मतलब है कि अगर प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में मैं उस सॉल्वेंट में कुछ मिलाकर उसका सॉल्यूशन बना दूं तो उनका वेपर प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। मान फॉर एग्जांपल वाटर का जो भी वेपर प्रेशर है, अगर मैं वाटर में सॉल्ट डाल दूं तो अभी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये डिपेंड नहीं करता कि मैं वाटर में सॉल्ट डाल रहा हूँ कि शुगर डाल रहा हूँ, ये डिपेंड करता है कि मैंने कितने क्वान्टिटी में वाटर में सॉल्ट या शुगर डाला है। तो ऐसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी हमारी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो कुछ मिलाने से वाटर में हमारा वेपर प्रेशर कम हो जाता था। वैसे ही कुछ अगर वाटर में मैं कोई सॉल्यूट मिला दूँ तो उनका वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, इसलिए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। वैसे ही अगर मैं वाटर में कोई सॉल्यूट मिला दूँ तो उनका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता था, इसलिए इसे कहते थे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और वैसे ही एक प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये चारों प्रॉपर्टीज़ जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करते हैं, ना कि नेचर ऑफ द पार्टिकल्स पे। तो हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन में भी ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होने चाहिए, लेकिन बात ये है कि इनके जो वैल्यूज़ है कि कितना लोअर होता है, कितना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है या कितना ज़्यादा बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है, या ऑस्मोटिक प्रेशर पे क्या इफेक्ट आ रहा है इसका, ये सारे इफेक्ट्स जो है बहुत कम है, बहुत स्मॉल है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन में वैल्यूज़ ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आर वेरी स्मॉल कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन, जो हमने पहले पढ़ा था बिल्कुल बिगनिंग में। वैल्यूज़ ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ इन कोलाइडल सॉल्यूशन इज वेरी स्मॉल। आर लिखना अच्छा होगा, वेरी स्मॉल, ओके, कंपेयर टू क्या अपने ट्रू सॉल्यूशन। अब ये स्मॉल क्यों है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड किन में करता है? वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स में। क्योंकि देखिए सॉल्यूट जब हमारे ट्रू सॉल्यूशंस थे, ट्रू सॉल्यूशंस में जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स थे बहुत छोटे छोटे थे, ठीक है ना। उनका रेंज ही क्या होता था, पार्टिकल्स का रेंज ट्रू सॉल्यूशन में वो लेस देन पार्टिकल साइज जो है वो लेस देन 1 नैनोमीटर, यही तो ट्रू सॉल्यूशंस थे। कोलाइडल सॉल्यूशन में हमारे पार्टिकल्स के साइज थोड़े बड़े होते हैं, उनका रेंज कितना होता है, थोड़े बड़े होते हैं। तो उनका रेंज होता है, हमने पढ़ा है, उनका रेंज होता है कोलाइडल सॉल्यूशन में, कोलाइड्स जिसे कह सकते हैं, उनका रेंज होता है पार्टिकल साइज 1 से 1000 नैनोमीटर तक। तो इस रेंज के कारण इनके पार्टिकल्स के साइज़ बड़े हैं। अब देखिए पार्टिकल के साइज़ बड़े हैं तो पर लीटर जो पार्टिकल्स होंगे वो कम होंगे। तो ऐसा लिख सकते हैं कि ड्यू टू लार्ज पार्टिकल साइज इन कोलाइडल सॉल्यूशन, number of particles per liter of solution is less। किससे?
कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन। तो बस यही कारण है, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल के साइज छोटे होते, 1 लीटर सॉल्यूशन में बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। यहाँ पे पार्टिकल्स के साइज बड़े होते हैं तो 1 लीटर सॉल्यूशन में बहुत कम पार्टिकल्स होंगे, और पार्टिकल्स कम है तो ये सारे वैल्यूज़ भी कम होंगे। तो यही कारण है कि हमारे जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है फॉर कोलाइडल सॉल्यूशंस वो वेरी स्मॉल वैल्यू होते हैं कंपेयर टू डैट ऑफ द ट्रू सॉल्यूशन। तो ये लोअरिंग भी बहुत कम होता है, एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत कम होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम होते हैं। लेकिन इन चारों में से जो ज़्यादा प्रोमिनेंट है, जो खासकर दिखता है आँखों में कि हाँ ये वैल्यू तो रियली अफेक्टेड हुआ है, तो वो है ये ऑस्मोटिक प्रेशर। इनका वैल्यू उतना भी कम नहीं होता कंपेयर टू बाकी, ये सब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है चेंजेस, लेकिन इनमें ये वाले चेंज थोड़ा सिग्निफिकेंट है, मेजरेबल है। तो ये कह सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज मेजरेबल। ओके, मेजरेबल। तो ये थोड़ा तब भी क्वांटिटी चेंज होते हैं। तो ये हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन हो गए। उसके बाद हम पढ़ेंगे टिंडल इफेक्ट। तो वो देखते हैं क्या होता है। अब टिंडल इफेक्ट कुछ ऐसे होते हैं, ये एक लाइट फिनोमेना इफेक्ट है। यहाँ कह रहे हैं कि अगर मैं अपने कोलाइडल सॉल्यूशन में, मेरा एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, ये ऐसा है, इनके अंदर पार्टिकल्स भी है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से एक लाइट पास करूँ, टॉर्च है हमारे पास, इस टॉर्च से मैं एक लाइट पास करता हूँ यहाँ से, तो ये लाइट यहाँ से पास हो रहा है और ऐसे करके पास हो रहा है। क्योंकि ये कोलाइडल सॉल्यूशन है, इनके अंदर पार्टिकल्स है छोटे छोटे, तो जो लाइट यहाँ से बीम पास हो रहा है लाइट के, वो इस पार्टिकल से तो हिट करेंगे, और इस पार्टिकल से हिट करेंगे तो लाइट जो है स्कैटर करेगा, और इसके कारण हमें वो लाइट अपने आँखों में दिखाई देगी। कहने का ये मतलब है, हम जानते हैं कि लाइट को हम नहीं देख सकते, लेकिन लाइट जिस भी ऑब्जेक्ट में फॉल करते हैं, उस ऑब्जेक्ट में फॉल कर कर उस ऑब्जेक्ट से हिट करके हमारे आँखों में आती है, तब जाके हमें ऑब्जेक्ट दिखता है, ना कि लाइट दिखता है। हम कभी लाइट नहीं देख सकते, हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो वैसे ही अगर हमारे पास कुछ नहीं है, ऐसे ब्लैंक है, अगर मैं टॉर्च यहाँ पर ऐसे एक टॉर्च ग्लो करूँ, हाई इंटेंसिटी टॉर्च, यहाँ पर कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये टॉर्च का बीम ऐसे ही स्ट्रेट जाएंगे, मुझे यहाँ पर कुछ नहीं दिखेगा, यहाँ पर कुछ, ये टॉर्च का बीम, ये बीम्स भी नहीं दिखेंगे, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट दिखेंगे, कुछ नहीं, ब्लैंक। अगर कुछ यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट हो जिस पर ये टॉर्च की लाइट फॉल करे, तो मुझे यहाँ पर लाइट दिखेगा, वो ऑब्जेक्ट दिखेंगे, लेकिन बीच में ये जगह पूरा डार्क होगा, एब्सोल्युटली डार्क, ब्लैंक, कुछ भी नहीं दिखेगा मुझे, ठीक है। और ऐसा ही होगा अगर ये पूरा ब्लैंक हो। लेकिन अगर ये डस्टी हो, यहाँ पर डस्ट भरे हो, पूरे छोटे छोटे पार्टिकल्स ऐसे भरे हैं डस्ट के, तो मुझ तब क्या होगा, तब ये जो टॉर्च के जो बीम के पाथ है, जो मैंने यहाँ पर लाइन से ड्रॉ किया है, इसको रेड कर देता हूँ, ये जो जो दो बीम के पाथ है, ये बीम के पाथ मुझे ऐसे दिखेंगे कि यहाँ से लाइट ऐसा जा रहा है, तो कह सकता हूँ मुझे बीम ही दिखने लगेगा, टॉर्च के पाथ ऑफ लाइट मुझे दिखने लगेंगे। लेकिन एक्चुअली हो क्यों रहा है, वो क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पूरे पार्टिकल्स भरे हैं छोटे छोटे, वो पार्टिकल्स एक टाइप से ऑब्जेक्ट की काम कर रहे हैं, तो उस पार्टिकल पे लाइट हिट कर रहा है और वो मेरे आंखों में आ रही है, तो मुझे यहाँ पर एक पार्टिकल दिख रहा है, इनफैक्ट मुझे यहाँ पर लाइट दिख रहा है। अगर यहाँ कुछ नहीं होता तो मुझे कुछ भी लाइट नहीं दिखता, अगर कोई भी यहाँ पर डस्ट नहीं होते, बिल्कुल साफ़ सुथरा एक रूम होता, तो मुझे यहाँ कोई भी लाइट नहीं दिखते। फॉर एग्जाम्पल, हमने सिनेमा थिएटर में देखा है कि अगर सिनेमा थिएटर डस्टी हो तो हमें प्रोजेक्टर से इस टाइप से लाइट निकलते हुए देखेंगे, जैसे यहाँ पर दिख रहा है, ये एक प्रोजेक्टर है और यहाँ से एक लाइट आ रहा है। तो लाइट एक्चुअली मुझे यहाँ नहीं दिखना चाहिए, मुझे सिर्फ लाइट वहाँ दिखना चाहिए जहाँ पर ये लाइट फॉल कर रहा है। जैसे अगर इस ऑब्जेक्ट पे फॉल कर रहा है, इस टेबल पे, इस चेयर पे, कुछ भी एक पर्दा है उस पर फॉल कर रहा है, तो मुझे यहाँ लाइट दिखना चाहिए, ना कि इस पाथ पे दिखना चाहिए। ये पाथ पे इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये जो मीडियम है वो डस्टी है, वहाँ पर कुछ तो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर लाइट हिट कर रहे हैं और हिट करके हमारे आंखों तक आ रही है, और मुझे ये पूरा पाथ दिख रहा है। अगर ये बिल्कुल साफ़ सुथरा रूम होता तो मुझे यहाँ पर ऐसे टॉर्च ग्लो करता हुआ दिखता, ये पूरे लाइट कुछ नहीं दिखते, मुझे पूरे डार्क दिखते, और जहाँ पर ये लाइट फॉल कर रहा है मुझे सिर्फ वो जगह दिखता। ओके, तो टिंडल इफेक्ट बस यही है, क्योंकि हमारा सॉल्यूशन कोलाइडल है, यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स है, इसलिए जब यहाँ से टॉर्च ऐसे डालूंगा तो मुझे यहाँ तो डार्क दिखेगा क्योंकि यहाँ साफ़ सुथरा एयर है, वेरी गुड। लेकिन यहाँ पर मुझे एक टॉर्च का मतलब, मुझे यहाँ पर लाइट के पाथ दिखने लगेंगे कि हाँ यहाँ पर लाइट तो ऐसे पास कर रहा है, ऐसे, फिर यहाँ पे ब्लैंक हो जाएंगे अंधेरे।
क्योंकि यहाँ पर क्यों दिख रहा है मुझे लाइट का पाथ, क्योंकि ये कोलाइडल सॉल्यूशन है, वहाँ पे के पार्टिकल्स जो है काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो वो लाइट उनमें हिट कर रहे हैं, वो लाइट को पहले एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उस लाइट को एमिट करते हैं या लाइट को स्कैटर करते हैं, तो वो स्कैटर्ड लाइट ही हमारे आँखों में आती है। तो ये एक बात हुआ। और यहाँ पर क्या देख सकते हैं, जैसे नीचे देखते हैं, इसे ही हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। जैसे देखिए ये हमारा एक ट्रू सॉल्यूशन है। ट्रू सॉल्यूशन मतलब इनके जो पार्टिकल्स है बहुत छोटे छोटे हैं, जो हमने अब तक पढ़ा था ट्रू सॉल्यूशन, और ये हमारा एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो देख सकते हैं ये कोलाइडल सॉल्यूशन ऐसे भी थोड़ा मिल्किस टाइप का है कोलाइडल सॉल्यूशन। इनके पार्टिकल्स थोड़े बड़े हैं, इनके पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि हमें स्कैटर होने का लाइट को कोई चांस नहीं मिल रहा, वो वहाँ से पास करते हुए निकल जा रही है। इसलिए यहाँ पर देखिए मुझे पाथ ऑफ, यहाँ से लेज़र की लाइट जा रही है, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि वो जा रही है तो जाते वक्त किसी पर हिट ही नहीं कर पा रही। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो इतने छोटे हैं कंपेयर टू इनके वेवलेंथ, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इतने छोटे हैं कि वो इसे हिट नहीं कर पा रही, क्योंकि वो हिट नहीं कर पा रही, कोई लाइट स्कैटर भी नहीं हो रहा, लाइट यहाँ से पास हो रहा है लेकिन हमें दिख नहीं रहा। वही लाइट यहाँ एयर से भी पास हो रहा है, यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा। आप कभी भी देखिएगा लेज़र अगर आप चलाते होंगे तो आपको लेज़र जहाँ पर गिर रहा है वो जगह रेड दिखेंगे, ठीक है, और जो आपका लेज़र के स्टार्टिंग है, जो आपके लेज़र मशीन है वहाँ पर यहाँ पर एक देखें, लेकिन ये पाथ नहीं दिखता है। और अगर पाथ दिख रहा है तो ये डस्टी एयर है या मीडियम जो भी है वो डस्टी है, इसलिए ये पाथ भी इतना शार्प आपको समझ आ रहा है, नहीं तो ये पाथ नहीं दिखना चाहिए। यहाँ भी ये क्लियर है इसलिए पाथ नहीं दिख रहा है, ये डस्टी है तो देखिए लेज़र के क्लियर कट पाथ यहाँ पर दिख रहे हैं। ये क्लियर कट जो पाथ है ना, इसे ही हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट, और ये कोलाइडल सॉल्यूशन में ही देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ भी एक एग्जांपल है, जैसे टॉर्च से दिखाया जा रहा है, यहाँ पर एक लेजर लाइट था, यहाँ टॉर्च, ये ट्रू सॉल्यूशन है तो बिल्कुल यहाँ पर पाथ नहीं दिख रहा, कोई स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी नहीं हो रहा। ये कोलाइडल सॉल्यूशन है तो लाइट स्कैटर भी हो रहा, देखिए ये ऊपर के ये सारे जगह और ये नीचे के सारे जगह, ये भी ऑलमोस्ट थोड़े थोड़े ब्राइट है, और ये जो सेंटर पाथ है जहाँ से एक्चुअली लाइट पास कर रहा है वो तो पूरा ही ब्राइट है, और मुझे वहाँ से लाइट आता हुआ दिख रहा है आँखों में। क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहाँ जो पार्टिकल्स थे छोटे छोटे वो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और फिर स्कैटर कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ से लाइट दिख रहा है। यहाँ पर वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे क्योंकि पार्टिकल्स के साइज बहुत छोटे छोटे हैं, इसलिए ऑलमोस्ट ब्लैंक है। अगर ब्लैंक है तो यहाँ पर कोई है ही नहीं लाइट को एब्जॉर्ब करने वाला और रिफ्लेक्ट करने वाला, इसलिए बिल्कुल डार्क दिखता है। और यहाँ पर पार्टिकल्स है वो एब्जॉर्ब भी करते हैं और फिर वापस स्कैटर भी करते हैं, तो मुझे ये ब्राइट दिखता है। ऐसे यहाँ भी देख सकते हैं, ये हमारा ट्रू सॉल्यूशन, लाइट इससे पास कर रहा है लेकिन मुझे दिख नहीं रहा। फिर ये तो एयर है, यहाँ पर डस्टी है तो मुझे दिखेगा लाइट के पाथ। फिर ये कोलाइडल सॉल्यूशन है, यहाँ भी अगर कोलाइड्स है पार्टिकल्स है तो मुझे लाइट के पाथ दिखेंगे। फिर ये अगर एयर डस्टी है मुझे लाइट के पाथ दिखेंगे। और ये सस्पेंशन है, सस्पेंशन मतलब कि कोलाइडल पार्टिकल्स कितने साइज के होते हैं मुझे पता है, ये जो सॉल्यूशन है उनके पार्टिकल्स लेस देन 1 नैनोमीटर, इनके पार्टिकल्स 1 to 1000 नैनोमीटर। सारा खेल जो है पार्टिकल्स के साइज का है, और इनके पार्टिकल्स की साइज मोर देन 1000 नैनोमीटर, ये होगा लेस देन। तो यही है, इनके भी पार्टिकल्स काफ़ी बड़े, इनसे भी बड़े हैं, तो ये तो और ज़्यादा स्कैटर करेंगे और ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। ऐसा भी हो सकता है अगर ये बहुत डेंस सॉल्यूशन हो तो शायद यहाँ लाइट निकले भी ना, यहीं पर एब्जॉर्ब होकर ख़त्म हो जाए। ओके, तो ये सारे एग्जांपल्स थे हमारे टिंडल इफेक्ट के। और इस टिंडल इफेक्ट के बारे में जानते हैं कि टिंडल इफेक्ट क्या क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारे जो लाइट स्कैटरिंग फैक्टर है, जो मैं अगर यहाँ से लाइट भेज रहा हूँ, ये लाइट स्कैटर हो रहा है यहाँ पर, वो एक्चुअली 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। वो पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या वो चीज़ें हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे स्कैटरिंग ऑफ लाइट किस किस फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। 2 फैक्टर मैंने लिखा है और एक फैक्टर है, 3 फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। पहला फैक्टर है वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। जब मैं ये लाइट यूज़ कर रहा हूँ, ये लाइट का वेवलेंथ कौन सा है, मैं कौन से कलर ऑफ लाइट यूज़ कर रहा हूँ। सेम कोलाइडल सॉल्यूशन है, अगर मैं अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज़ करूँ, अगर मैं अलग अलग कलर की लाइट यूज़ करूँ, मैं वायलेट यूज़ करूँ तो मेरा स्कैटरिंग ज़्यादा होगा, अगर मैं रेड यूज़ करूँगा तो हमारा स्कैटरिंग कम होगा। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है स्कैटरिंग। कैसे? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये, कि अगर हमारा वेवलेंथ ऑफ लाइट ज़्यादा है तो स्कैटरिंग कम होगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट कम है तो स्कैटरिंग ज़्यादा होगा। अब हम ये जानते हैं
कि अगर हम विबग्योर की बात करें तो हमारा यहाँ से यहाँ जब हम जाते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ इंक्रीज होती है और फ्रीक्वेंसी जिसे हम म्यू से डिनोट करते हैं फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है। ओके, जब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। ओके, तो देखिए वेवलेंथ किसका ज़्यादा है, रेड का ज़्यादा है। तो रेड का वेवलेंथ ज़्यादा है तो रेड में स्कैटरिंग कम है। तो मैं अगर रेड लाइट यूज़ करूँगा तो सेम कोलाइडल सॉल्यूशन में स्कैटरिंग कम होगी। स्कैटरिंग कम होगी तो लाइट मुझे कम इंटेंस दिखेगा, क्योंकि मुझे दिखता कौन सा लाइट है, जो लाइट स्कैटर हो रहा है वही लाइट तो मुझे यहाँ से दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो जो लाइट ये जाकर यहाँ से स्कैटर हो रहा है वही हमारे आँखों में आ रही है। यहाँ पर कोई भी लाइट स्कैटर नहीं हो रहा तो वो सीधा पास हो जा रहा है, मुझे यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है। तो अगर मैं रेड लाइट यूज़ करूँगा तो रेड में स्कैटरिंग कम होती है, इसलिए मुझे कम इंटेंस दिखेगा। अगर मैं यहाँ रेड के जगह वायलेट लाइट यूज़ करता तो वायलेट लाइट की वेवलेंथ कम होती है। अगर वेवलेंथ कम होती है तो स्कैटरिंग ज़्यादा होगी। स्कैटरिंग ज़्यादा होगी तो मुझे ज़्यादा इंटेंस वायलेट लाइट दिखेगी यहाँ पर। तो हमारी जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो डिपेंड करती है सबसे पहले तो अगर पार्टिकल की साइज सेम है, सेम कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करेगी कि मैं कौन सा लाइट यूज़ कर रहा हूँ। अगर लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा है तो स्कैटरिंग कम होगी, अगर वेवलेंथ कम है तो स्कैटरिंग ज़्यादा होगी। देयरफॉर वायलेट की वेवलेंथ कम होती है इसलिए वायलेट में स्कैटरिंग ज़्यादा है। रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है इसलिए रेड में स्कैटरिंग कम है। ये बात हमने सीख लिया। दूसरी बात है साइज ऑफ द पार्टिकल, कि इसके अंदर जैसे सेम लाइट यूज़ कर रहा हूँ लेकिन पार्टिकल के साइज़ अलग है। ये एक कोलाइडल सॉल्यूशन 1 है जिनमें पार्टिकल के साइज़ मान लेता हूँ छोटे छोटे हैं। दूसरा एक कोलाइडल सॉल्यूशन होगा कोलाइडल सॉल्यूशन 2 जिनमें पार्टिकल्स के साइज़ इनके 1 से कंपेयर में बड़े। तो बताओ कि किन में कितना स्कैटरिंग होगा। जिनका पार्टिकल साइज़ बड़ा है उनमें स्कैटरिंग ज़्यादा है। सीधा कंसेप्ट है। साइज़ अगर ज़्यादा है स्कैटरिंग भी ज़्यादा है। देयरफॉर इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। साइज इंक्रीजेज स्कैटरिंग इंक्रीजेज। अब और एक बात है, अगर हमारे पार्टिकल के साइज छोटे हैं तो वो पार्टिकल्स स्मॉल वेवलेंथ को स्कैटर करेंगे, ठीक है, और बड़े बड़े वेवलेंथ को पास करने देंगे अपने पास, अपने थ्रू। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे तो रेड कलर है, एक ही कलर है, लेकिन मैं अगर वाइट की बात करूँ तो वाइट में तो हम जानते हैं सारे वेवलेंथ मिले हुए एक साथ, पूरा विबग्योर वाइट के अंदर है, VIBGY, अब दिख नहीं रहा, YOR, पूरा विबग्योर हमारे वाइट के अंदर है, ये हमें पता है। तो यहाँ पर पूरा विबग्योर लाइट जा रहे हैं। अगर हमारे पार्टिकल्स के साइज छोटे छोटे हैं, ठीक है, स्मॉल है, तो स्मॉल पार्टिकल्स स्मॉल वेवलेंथ वाले को स्कैटर करेंगे, ऐसे बाहर भेजेंगे, ठीक है। पार्टिकल साइज स्मॉल है तो वेवलेंथ भी यहाँ पर जो आएगा स्मॉल वेवलेंथ वाले, स्मॉल लैम्डा वाले सारे यहाँ पे स्कैटर होंगे, स्मॉल लैम्डा वाले, ठीक है। स्मॉल लैम्डा मतलब क्या होता है, स्मॉल लैम्डा मतलब हो गया हमारे वायलेट कलर। यहाँ पे मैंने लिखा ना विबग्योर यहाँ ऊपर कि देखिए जैसे मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ हमारा वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है, तो इनका वेवलेंथ कम है, स्मॉल वेवलेंथ मतलब वायलेट कलर, लार्ज वेवलेंथ मतलब रेड कलर। तो स्मॉल पार्टिकल्स स्मॉल वेवलेंथ को स्कैटर करते हैं और बड़े वेवलेंथ को जाने देते हैं। इनका मतलब कि अगर यहाँ पे पार्टिकल्स स्मॉल है तो स्मॉल वेवलेंथ वाले कलर मतलब वायलेट कलर स्कैटर होंगे, ठीक है, यहाँ हर जगह। तो मुझे आंखों में क्या दिखेगी, इस साइड से वायलेट कलर दिखेगी। और वो ये स्मॉल पार्टिकल किनको स्कैटर नहीं कर रहे, रेड को स्कैटर नहीं कर, उनको जाने दे रहे। तो यहाँ से जब मैं देखूँगा इस एंगल पे, यहाँ पे खड़े होकर अगर मैं देखूँ तो हो सकता है मुझे एक सॉल्यूशन के कलर रेड दिखे, रेड, क्योंकि अभी मेरे आंखों में कौन सी लाइट आ रही है, जो लाइट स्कैटर नहीं हुई, जो लाइट इस पार्टिकल से पास होकर मेरे आंखों तक आ गई वही मुझे दिखेगी, तो उस वक्त हमें रेड कलर दिखे। तो इसका मतलब ये है कि स्मॉल वेवलेंथ, स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं वो स्मॉल वेवलेंथ वाले लाइट को स्कैटर करते हैं और बड़े वेवलेंथ वाले लाइट को जाने देते हैं। जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े वेवलेंथ वाले लाइट को स्कैटर करते हैं और छोटे वेवलेंथ को जाने देते हैं, सीधी सी बात। तो यहाँ पर यही लिखा है कि अगर स्मॉल पार्टिकल है तो स्कैटर स्मॉल वेवलेंथ, और स्मॉल वेवलेंथ को स्कैटर करना मतलब मुझे शायद वायलेट दिखे, और ट्रांसमिट लार्ज वेवलेंथ, बड़े वेवलेंथ को जाने देते हैं। मतलब कि अगर मैं इस साइड से देखूँ, यहाँ से देखूँ, ठीक है, अगर यहाँ से देखूँ तो मुझे क्या दिखेगा, मुझे ये लाइट जो ये
कौन सी लाइट मुझे दिखेंगी यहाँ से, जो लाइट कोलाइडल सॉल्यूशन ने पास करने दिया अपने आप से, वही लाइट मुझे यहाँ दिखेगी। और यहाँ से अगर मैं देखता हूँ जिस एंगल से अभी आप देख रहे हैं, अगर यहाँ से देखूँ परपेंडिकुलर, ये जो मैं देख रहा हूँ अलॉन्ग दी लाइट देख रहा हूँ, लाइट ऐसे आ रही है, मैं सीधा लाइट की तरफ देख रहा हूँ। और अभी जो ये कलर दिख रहा है ये आपको परपेंडिकुलर दिख रहा है। लाइट अगर ऐसे आ रही है तो आप 90 डिग्री पे से ऐसे करके देख रहे हैं। तो मुझे ये परपेंडिकुलर में कौन से लाइट दिखेंगे, वो लाइट दिखेंगे जो ये पार्टिकल्स ने स्कैटर किया है। तो अगर स्मॉल पार्टिकल्स है तो वो स्मॉल वेवलेंथ वाले लाइट स्कैटर करेंगे, मतलब वायलेट को स्कैटर करेंगे, और बड़े वेवलेंथ वाली लाइट को ट्रांसमिट करेंगे, मतलब अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो मुझे रेड दिखेगा। और जो लार्ज पार्टिकल अगर इनके अंदर बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं तो वो बड़े वेवलेंथ वाले को स्कैटर करेंगे, मतलब अगर मैं इस एंगल से देखूँ 90 डिग्री से तो मुझे ये कलर रेड दिखेगा, और मैं अगर यहाँ से देखूँ यहाँ से तो मुझे ये कलर वायलेट दिखेंगे। तो मिल्क एक एग्जाम्पल है जो हमारे स्मॉल पार्टिकल्स के एग्जाम्पल है। इसलिए अगर मैं मिल्क को इस एंगल से देखूंगा, एक वाइट लाइट यहाँ से पास करूँगा सबसे पहले, ये तो रेड लाइट है, रेड लाइट की बात नहीं कर रहा, वाइट लाइट की बात करो, इसमें सारे विबग्योर मिले हैं। तो अगर मैं मिल्क को यहाँ रख कर वाइट लाइट यहाँ से पास कराऊँ तो इस एंगल से मुझे ये ब्लू दिखेगा, जो आपको दिख भी रहा है एक्चुअली यहाँ पर ब्लू, क्योंकि ये कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ मिल्क है, इसमें थोड़ा सा मिल्क डाला गया है, ब्लू दिख रहा है। और इसी को अगर मैं इस एंगल से देखूँ, स्ट्रेट जो टॉर्च जिस एंगल से आ रहा है इसे टॉर्च के ऑपोजिट में अगर मैं देखूँ तो मुझे ये कोलाइडल सॉल्यूशन हल्का रेडिश दिखेगा, क्योंकि इस कोलाइडल सॉल्यूशन ने रेड को पास होने दिया अपने पास से। रेड क्या है, बड़े वेवलेंथ वाले रेडिएशन है, वो पास हो गए इनके साथ, और छोटे वेवलेंथ वाले जो रेडिएशन थे वो इन्होंने स्कैटर किया, सुतरांग मुझे यहाँ से ये ब्लू दिख रहा है। तो ये बात हमने यहाँ पर देख ली। तो ये दो फैक्टर्स है जिन पे हमारा स्कैटरिंग डिपेंड कर रहा है। तीसरे एक फैक्टर है जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिफरेंस ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। मतलब कि यहाँ पर दो चीज़ों से कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है, हमें पता है क्या क्या चीज़, एक है हमारा डिस्पर्सन मीडियम और दूसरा जो हम इनमें ऐड करते हैं डिस्पर्स फेज। ये दोनों को मिलाकर इन दोनों डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज, इन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में काफ़ी डिफरेंस होना चाहिए। अगर सिमिलर टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो मुझे ये टिंडल इफेक्ट अच्छे से ना भी दिखे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट ना हो या कम हो। यहाँ पर हम क्या चीज़ की बात करें, स्कैटरिंग ऑफ लाइट किससे होगा किससे नहीं होगा। तो पहली नंबर है वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, वेवलेंथ अगर ज़्यादा है स्कैटरिंग ज़्यादा होगी। दूसरी बात है पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, वेवलेंथ ज़्यादा है तो स्कैटरिंग कम होगी। दूसरी बात पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, अगर पार्टिकल्स के साइज़ ज़्यादा है तो स्कैटरिंग ज़्यादा होगी। वैसे ही तीसरी बात ये डिपेंड करती है हमारे डिफरेंस ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। थोड़ी जगह है बनाकर करता हूँ। तो हमारी जो थर्ड फैक्टर है वो है डिफरेंस इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज। तो इनके अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस ज़्यादा होगी, मोर द डिफरेंस मोर द स्कैटरिंग। तो हमने तीन फैक्टर देखा स्कैटरिंग के लिए, वेवलेंथ अगर ज़्यादा स्कैटरिंग कम, वेवलेंथ कम स्कैटरिंग ज़्यादा, साइज अगर पार्टिकल्स के ज़्यादा तो स्कैटरिंग ज़्यादा, साइज कम तो स्कैटरिंग कम। डिफरेंस इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज, इनके डिफरेंस अगर ज़्यादा है तो स्कैटरिंग भी ज़्यादा और डिफरेंस कम तो स्कैटरिंग कम। और हमने ये देखा कि स्मॉल पार्टिकल्स जो है वो स्मॉल वेवलेंथ वाले लाइट को स्कैटर करते हैं और बड़े वेवलेंथ वाले लाइट को ट्रांसमिट होने देते हैं। लार्ज पार्टिकल्स जो है वो लार्ज वेवलेंथ वाले लाइट को स्कैटर करते हैं और स्मॉल वेवलेंथ वाले लाइट को ट्रांसमिट करने देते हैं। स्कैटर वाले लाइट मुझे कहाँ देखेंगे, परपेंडिकुलर टू दी पाथ ऑफ दी बीम देखेंगे। अगर टॉर्च यहाँ पर है, ये हमारा टॉर्च है, तो यहाँ से जो लाइट जा रहे हैं मैं कैसे देख रहा हूँ, इस एंगल से देख रहा हूँ जैसे बोर्ड पे अभी दिख रहा है। ये हमारा परपेंडिकुलर है, मतलब मैं 90 डिग्री पे, चाहे यहाँ से देखूँ या चाहे मैं यहाँ से भी ऊपर से भी देख सकता हूँ। ये आइज़ है, ये परपेंडिकुलर मैं ऊपर से देख रहा हूँ, तो भी ये मुझे स्कैटर लाइट ही दिखेंगे, जो ये स्कैटर करेंगे पार्टिकल्स वही मुझे दिखेंगे। ट्रांसमिटेड लाइट कौन सा होता है, जो ये पार्टिकल्स स्कैटर नहीं करते, जिसे वो अलाउ कर देते हैं जाने के लिए, वो मुझे यहाँ से दिखेंगे। तो स्कैटर लाइट मुझे हर समय 90 डिग्री पे दिखता है और ट्रांसमिटेड लाइट हर समय मुझे 0 डिग्री पे दिखता है टू दी डायरेक्शन ऑफ द लाइट। ये हमारा डायरेक्शन ऑफ द लाइट है, इनके 0 डिग्री पे ये है और 90 डिग्री पे ये है। तो यहाँ पे हमें दिखेगा ट्रांसमिटेड लाइट
जिस लाइट को इस कोलाइडल सॉल्यूशन ने अलाउ कर दिया अपने पास से जाने के लिए, अपने थ्रू जाने के लिए, ट्रांसमिटेड लाइट, और ये यहाँ से हमें दिखेगा स्कैटर्ड लाइट, जिसे इसने अलाउ नहीं किया वो स्कैटर्ड हो गए, इसलिए मुझे यहाँ से दिख रहे हैं स्कैटर्ड लाइट। तो ये एक बात हमने यहाँ देख लिया। अब देखते हैं कि कंडीशन ऑफ द टिंडल इफेक्ट, ये दो कंडीशन पे ही मुझे टिंडल इफेक्ट देखने को मिलेंगे। पहला क्या है कि डायमीटर ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स इज नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज। जो भी लाइट का वेवलेंथ, जो भी लाइट मैं यूज़ कर रहा हूँ, उनका जो वेवलेंथ है उस वेवलेंथ से पार्टिकल के साइज़ बहुत छोटे नहीं होने चाहिए। अगर पार्टिकल के साइज़ बहुत छोटे हैं और हमारा वेवलेंथ ही लाइट का बड़ा है तो वो उनके थ्रू पास हो जाएंगे, वो उसे ऑब्स्ट्रक्शन के जैसा लेगा ही नहीं। ओके, तो कंपेयर टू दी वेवलेंथ, वेवलेंथ जैसा है उसके कंपेटिवली डायमीटर भी उसी साइज़ के होने। अगर वेवलेंथ कम है तो डायमीटर भी कम हो, अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो पार्टिकल्स के डायमीटर भी ज़्यादा हो। अगर ऐसा है कि वेवलेंथ ज़्यादा है लेकिन डायमीटर खूब बहुत कम है तो उसमें टिंडल इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा कब होता है? जब हम ट्रू सॉल्यूशन लेते हैं। हमने देखा कि जब ट्रू सॉल्यूशन हम लेते हैं तो उनमें टिंडल इफेक्ट नहीं देखने को मिलता, जैसे यहाँ पर। क्यों? क्योंकि इस रेड लाइट के जो वेवलेंथ है उससे भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। तो जब हमारे पार्टिकल्स वेवलेंथ से भी छोटे होंगे तो हमें टिंडल इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, वहाँ स्कैटरिंग नहीं होगी। इसलिए हमें दूसरा लाइट चूज़ करना पड़ेगा, या तो पार्टिकल के साइज़ और थोड़े बड़े होने चाहिए। तो ये एक पॉइंट है। और दूसरा है कि डिफरेंस बिटवीन द डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्स फेज्ड, उन दोनों के जो डिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उनका डिफरेंस काफ़ी लार्ज होना चाहिए। अगर उनका डिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत पास हो, बहुत सिमिलर हो, तो भी हमें टिंडल इफेक्ट देखने को नहीं मिले, क्योंकि वो स्कैटर्ड लाइट मुझे उस समय दिखेगा ही नहीं। तो इसलिए ये टिंडल इफेक्ट के दो कंडीशंस हैं। तो हमने समझा टिंडल इफेक्ट क्या होते हैं, उनके स्कैटरिंग के क्या क्या कंडीशंस है, और किस किस फैक्टर पे स्कैटरिंग डिपेंड करते हैं, और टिंडल इफेक्ट के क्या कंडीशन है। अब हम पढ़ेंगे एक अलग चीज़ इस टिंडल इफेक्ट रिलेटेड ही, जिसे हम कहते हैं अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। एक ऐसा माइक्रोस्कोप है जिसे हमने टिंडल इफेक्ट के बेसिस पे ही बनाया है। ऐसे जैसे ये प्रोजेक्टर है, वैसे ही अगर डस्टी रोड में रात के समय अगर हमारा गाड़ी का हेडलाइट ग्लो कर रहा होता है, उसमें भी हमें ऐसे पाथ दिखते हैं लाइट के कि अरे देखो ऐसे लाइट जा रही है इधर से, लेकिन एक्चुअली हमें लाइट कभी नहीं दिखता। वहाँ पर उस एयर मीडियम में जो भी डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उन पे लाइट हिट करता है, हिट करके हमारे आँखों तक आती है, इसलिए मुझे वो जगह ग्लो या लुमिनेट हुआ दिखता है। हमें ऐसा लगता है कि हम लाइट देख रहे हैं, लेकिन हम एक्चुअली वहाँ पर जो पार्टिकल्स है उसे देख पा रहे हैं। अगर इस एयर को बिल्कुल साफ़ कर दे, बिल्कुल क्लियर कर दे, तो मुझे ये कुछ भी नहीं दिखेगा, बिल्कुल डार्क दिखेगा। जैसे इस केस में हमें डार्क दिखता है, जैसे इस केस में हमें डार्क दिखता है। ओके, अब हम इस टिंडल इफेक्ट को यूज़ करके एक माइक्रोस्कोप बनाते हैं जिनका नाम है अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। टिंडल इफेक्ट को यूज़ कर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, COP। क्या प्रिंसिपल है? सीधी सी बात है, एक लाइट सोर्स हमने लिया, एक हमने यहाँ पर एक लेंस लिया है जिनका काम है फोकस करना। तो सारे लाइट पैरेलल थे, उनको फोकस करके एक पॉइंट पे ले आए। ये जो फोकस होकर ये लाइट आ रहा है इसे हम कहते हैं टिंडल कोन, क्योंकि जब ये पानी के अंदर है तो मुझे ये पाथ दिखेगा वाटर में मुझे ऐसे दिखेगा, एक ट्रायंगल सा पाथ दिखेगा, बाकी कुछ नहीं दिखेगा। ये ट्रायंगल पाथ है, इसलिए इसका नाम है कोन और टिंडल कोन, क्योंकि टिंडल इफेक्ट के कारण मुझे ये ट्रायंगल पाथ दिख रहा है। ये जो सॉल्यूशन है वो कोलाइडल सॉल्यूशन है। अगर सीधा टॉर्च के लाइट आते हैं तो मुझे ऐसा पाथ दिखता, क्योंकि यह कोन बनकर आ रहा है। इनका नाम है टिंडल कोन। वेरी गुड, ये हमने देख लिया। और क्या है, अब ये कोन बनकर आ रहे हैं, यहाँ पर एक जगह ऐसे मीट करके फिर ये ऐसे बन के चले जा रहे हैं। तो मुझे यहाँ भी एक कोन दिखेगा, यहाँ भी एक कोन दिखेगा, बीच में एक ऐसा डॉट सा दिखेगा। वेरी गुड, ये जो डॉट है यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग होगा, क्योंकि सारे लाइट आकर यहाँ फोकस हो रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो भी कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे उन पर सारे लाइट फोकस हो रहे हैं, उन पर लाइट गिर रहे हैं, और वही मैक्सिमम, वो पार्टिकल ही मैक्सिमम लाइट को स्कैटर करने वाले हैं। तो उन्होंने स्कैटर किया, ये 1 2 3 4 5, ये 5 रेज यहाँ दिख रहे हैं। ऐसे नीचे भी ये स्कैटर्ड लाइट मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। बाकी जिन लाइट को इन्होंने स्कैटर नहीं कर पाया इस पार्टिकल ने, वो लाइट यहाँ से पास होकर ऐसे यहाँ से निकल रहे। तो यहाँ हमें एक टिंडल कोन, इस साइड में भी हमें एक टिंडल कोन देखने को मिला। ये हमारा एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये लाइट सोर्स है। अब ये जो पार्टिकल यहाँ पे थे, इन्होंने जिस लाइट को स्कैटर कर दिया, उस स्कैटर्ड लाइट हर जगह जा रहे हैं,
मैं अगर ऊपर से ऐसे नेकेड आइज से भी देखूंगा तो मुझे तो यहाँ पर कुछ चमकता हुआ दिखेगा ही। अगर मैं इस क्यों चमकता हुआ, एक पॉइंट दिखेगा क्योंकि सारे लाइट आकर यहीं फोकस हुए। अब इस पर्टिकुलर यहाँ पर जो पार्टिकल्स होंगे उन्होंने जितने लाइट को स्कैटर किया है, मुझे वही लाइट आंखों में आ रही है, तो मुझे पार्टिकल भी यही दिखेंगे। यही वाले एक पार्टिकल बीच में बिल्कुल ग्लो करता हुआ दिखेगा। इस पार्टिकल को अगर मैं माइक्रोस्कोप के अंदर देखूं तो मैं और फोकस करके बस इस पर्टिकुलर पार्टिकल को देख सकता हूं, जो यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में इसे देख सकता हूँ, इस जगह को माइक्रोस्कोप के अंदर। तो यही बन गया हमारा अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। इस जगह पे मुझे जो भी कुछ रहेगा वो बिल्कुल साफ साफ और क्रिस्टल क्लियर, बहुत लाइट मतलब ब्राइट दिखेंगे। लेकिन बैकग्राउंड क्या दिखेगा? बैकग्राउंड डार्क। तो ऐसा हुआ कि एक डार्क बैकग्राउंड में मुझे, डार्क क्यों है बैकग्राउंड? क्योंकि बाकी जगह तो लाइट स्कैटर हो नहीं रहा, क्योंकि लाइट को हमने पूरा फोकस कर दिया इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। अगर बाकी जगह भी स्ट्रेट लाइन रहता तो बाकी जगह से भी बहुत कुछ स्कैटर हो रहा होता, लेकिन अब हमने लाइट को सिर्फ रेस्ट्रिक्ट कर दिया है एक पॉइंट पे। तो यहाँ पर ही लाइट आ रहा है और इसी पॉइंट से लाइट स्कैटर हो रहा, बाकी जगह मुझे डार्क दिख रहा है। सुतरांग मैं अगर इस माइक्रोस्कोप के अंदर देखूंगा तो मुझे ये पूरा रीजन ऑफ ऑब्जर्वेशन डार्क दिखेगा, सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखेगा। ऐसा बस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बहुत ब्राइट दिखेगा, बाकी सब डार्क। अब इस पॉइंट से मैं कुछ भी ऑब्जर्व करूँगा वो मुझे बहुत क्रिस्टल क्लियर साफ अच्छे से दिखाई देगा। इस पॉइंट पे हम देख के अपने सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को देख सकते हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर 4, 5, 10, 20 या 1000 पार्टिकल्स यहाँ पर प्रेजेंट है। इस टाइप के माइक्रोस्कोप जो हमने बनाया इसे हम कहते हैं अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। एक बात सिर्फ ध्यान रखना है कि जब मैं इस पार्टिकल को यहाँ देख रहा हूँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि मैं पार्टिकल को देख रहा हूँ, या पार्टिकल के इतना बड़ा मुझे अगर ब्राइट स्टार टाइप कुछ दिख रहा है ब्लैक बैकग्राउंड में, ये पूरा बैकग्राउंड ब्लैक है, ठीक है ना। तो पूरे ब्लैक बैकग्राउंड में मुझे इतना सा पार्टिकल टाइप स्टार ग्लो करता हुआ दिख रहा है, तो यही हमारा पार्टिकल है ऐसा नहीं सोचना, या यही हमारे पार्टिकल का साइज़ है ऐसा नहीं सोचना। इसलिए नहीं सोचना है क्योंकि ये पार्टिकल हमें नहीं दिख रहा, पार्टिकल जितने लाइट को स्कैटर कर रहे हैं उतने दिख रहे हैं। अगर पार्टिकल ज़्यादा लाइट को स्कैटर करेंगे तो मुझे ये ग्लो करता हुआ पार्ट थोड़ा बड़ा भी दिख सकता है। अगर पार्टिकल कम लाइट स्कैटर करेंगे तो मुझे ये ग्लो करता हुआ पार्ट थोड़ा छोटे भी दिख सकते हैं। देयरफॉर अंडर माइक्रोस्कोप हमें एक्चुअल पार्टिकल साइज, एक्चुअल पार्टिकल या पार्टिकल के साइज विजिबल नहीं होते हैं। जस्ट हमें वो पार्टिकल जो लाइट स्कैटर कर रहे हैं, जो लाइट को फैला रहे हैं, बस मुझे वो लाइट विजिबल होता है। इसलिए अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अंदर से देखकर हम पार्टिकल के साइज या उनके शेप का इंफॉर्मेशन नहीं प्राप्त कर सकते। हम सिर्फ ये प्राप्त कर सकते हैं कि इनमें कोलाइडल सॉल्यूशन है कि नहीं है। ओके। एक बात कि अगर ये बिल्कुल ट्रू सॉल्यूशन है, इनमें कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं है, बड़े बड़े पार्टिकल्स नहीं है, तो मैं जब माइक्रोस्कोप से देखूंगा तो ये मुझे पूरा ही डार्क दिखेगा, पूरा डार्क, कहीं कुछ नहीं, पूरा अंधकार। ऊपर से जब मैं सॉल्यूशन देखूंगा पूरा ब्लैंक डार्क, जैसे ये सॉल्यूशन दिख रहा है ना ऐसे डार्क, ये सॉल्यूशन ऐसे डार्क दिख रहा है। मैं इसे ऊपर से भी देखूँ तो मुझे डार्क ही दिखेगा, साइड से देख रहा हूँ तब भी डार्क दिखेगा। वैसे ही ये सॉल्यूशन को भी, कोलाइडल सॉल्यूशन अगर मैं ऊपर से देखूं तो मुझे ये स्टार टाइप का एक ब्राइट बिल्कुल बीच में दिखेगा, क्योंकि सारे लाइट को मैंने यहाँ पर फोकस किया, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल भी है, वो पार्टिकल उस लाइट को एब्जॉर्ब करे और फिर स्कैटर करे, और उस स्कैटर्ड लाइट को मैं माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहा हूँ। यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे हैं, वो उस लाइट को एब्जॉर्ब भी नहीं कर पा रहे और स्कैटर भी नहीं कर पा रहे। इसलिए मैं जब माइक्रोस्कोप से इस पॉइंट को देखूंगा तो मुझे कुछ नहीं दिखेगा, बिल्कुल डार्क दिखेगा। और यहाँ पर डार्क बैकग्राउंड में एक स्टार जैसा बिल्कुल जलता हुआ एक पॉइंट दिखेगा। इससे हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्वेशन करके बता सकते हैं कि हमारे पास जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो कोलाइडल सॉल्यूशन है कि ट्रू सॉल्यूशन है। ओके। अब अगर हम दूसरे प्रॉपर्टीज़ को देखें टिंडल इफेक्ट के बाद, तो हमने यहाँ देखा था कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पर कलर। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, अभी थर्ड प्रॉपर्टी है कलर। इस कोलाइडल सॉल्यूशन का कलर क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है कि ये जो स्कैटर करके बाहर छोड़ेंगे वही मुझे आंखों से दिखेगी और कुछ नहीं दिखेगी। तो ये कौन से वेवलेंथ को, इनके पार्टिकल्स कौन से वेवलेंथ को स्कैटर करते हैं
वही इनका कलर मुझे 90 डिग्री एंगल पे दिखेगा। और अगर मैं अलोंग दी डायरेक्शन ऑफ द वेव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द लाइट देखूँ तो जो वेवलेंथ ये इसे अलाउ करते हैं पास करने के लिए वो मुझे यहाँ पर 0 डिग्री पे दिखेगा। तो ये पार्टिकल जो वेवलेंथ स्कैटर करेंगे वो मुझे ऐसे ऊपर से या यहाँ से जो ये जो ऐसा व्यू था, ऐसे व्यू थे 90 डिग्री पे, तो यहाँ से या ऊपर से मुझे वो कलर दिखेंगे। और जो स्कैटर नहीं करते, अलाउ करते हैं पास करने के लिए, वो मुझे यहाँ से 0 डिग्री पे दिखेंगे। तो दो लाइट है, एक को कहते हैं रिफ्लेक्टेड या स्कैटर्ड लाइट और एक को कहते हैं ट्रांसमिटेड लाइट। तो रिफ्लेक्टेड या स्कैटर्ड लाइट मुझे 90 डिग्री टू दी डायरेक्शन ऑफ दी बीम दिखेंगे एंड ट्रांसमिटेड लाइट मुझे 0 डिग्री टू दी डायरेक्शन ऑफ दी बीम दिखेंगे। दोनों लाइट अलग अलग कलर के होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने मिल्क में कहा कि मिल्क के केस में क्या होता है, मिल्क के केस में हमें जो ऐसे करके जब मैं मिल्क को देखूंगा तो मुझे मिल्क वायलेट दिखेगा, और अगर मैं 90 डिग्री पे देखूंगा तो मुझे मिल्क रेड दिखेगा, क्योंकि इस केस में वो वायलेट को स्कैटर कर रहे, रेड को जाने दे रहे हैं। तो स्कैटर्ड लाइट मुझे 90 डिग्री से दिखता है और जो जाने दिए वाले लाइट है, ट्रांसमिटेड लाइट है, वो मुझे 0 डिग्री पे दिखता है। तो एक कोलाइडल सॉल्यूशन के कलर क्या होंगे, तो ये पूरा डिपेंड करता है कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स के साइज़ है वो छोटे हैं कि बड़े हैं। क्योंकि मिल्क में पार्टिकल्स के साइज़ छोटे हैं, मुझे यहाँ से वायलेट और यहाँ से रेड दिखता है। अगर पार्टिकल के साइज़ बड़े होते तो क्या होता है, यहाँ पे हमने लिखा ना, पार्टिकल्स के साइज़ अगर बड़े होते हैं तो वो बड़े वेवलेंथ को स्कैटर करते हैं, बड़े वेवलेंथ में आता है रेड, और छोटे वेवलेंथ को जाने देते हैं अपने अंदर से, वो उसमें आता है वायलेट। देयरफॉर अगर ये मिल्क के जगह कोई दूसरे पार्टिकल्स होते, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं सैंड के पार्टिकल्स काफ़ी बड़े हैं, तो हो सकता है वो अपने अंदर से यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मुझे रेड रेड दिखे, और जब मैं यहाँ से देखूँ तो मुझे वायलेट वायलेट दिखे। तो जब बड़े पार्टिकल्स होंगे तो मुझे इस एंगल से वो सॉल्यूशन, यहाँ से लाइट जा रहा है, इस एंगल से या ऊपर से 90 डिग्री से, ये भी 90 है, ये भी 90 है, इस एंगल से मुझे वो रेड दिखेंगे, क्योंकि उन्होंने बड़े पार्टिकल्स बड़े वेवलेंथ को स्कैटर करते हैं, रेड बड़ा वेवलेंथ है, और यहाँ से मुझे वो छोटे वेवलेंथ को ट्रांसमिट करते हैं, तो मुझे छोटे वेवलेंथ दिखेंगे, मतलब वायलेट दिखेंगे। तो कोलाइडल सॉल्यूशन डिपेंड करता है किन किन बातों पे। एक है कि मैं उसे किस डायरेक्शन से व्यू कर रहा हूँ उसके ऊपर, दूसरे डिपेंड करते हैं कि इनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके साइज़ कैसे हैं। अगर बड़े हैं तो एक टाइप का दिखेंगे, छोटे हैं तो एक कलर के दिखेंगे। तो ये हमने कलर के बारे में भी जान लिया। इनके बाद एक प्रॉपर्टी आती है जिसे हम कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट, वो भी देखते हैं। ये देखिए नंबर 4 प्रॉपर्टी से ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट एक ऐसी मूवमेंट है जो मेनली हम कोलाइडल सॉल्यूशन में ही देखते हैं। ना ये ब्राउनियन मूवमेंट हमें ट्रू सॉल्यूशन में मिलेगा, ना ब्राउनियन मूवमेंट हमें सस्पेंशन वाले सॉल्यूशन में मिलेंगे। ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है ऑलरेडी हमने ये डिस्कस किया है। तो ब्राउनियन मूवमेंट सिर्फ कोलाइडल सॉल्यूशन में देखने को मिलता है। ये है क्या, ब्राउनियन मूवमेंट में हमारे जो पार्टिकल्स है, अगर मैं जैसे अभी यहाँ का अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अंदर अगर मैं ऑब्जर्वेशन करूँ तो यहाँ पर मुझे एक फील्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा, एक छोटी सी बीच में जगह होगी जिसे मैं देख सकता हूँगा, हमारे फोकस में होगा वो छोटी सी जगह। तो छोटी सी जगह होगी बीच में जिसे मैं देख सकता हूँ। उस छोटे से जगह पे जब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो मुझे चमकते हुए 2 3 4 5 10 पार्टिकल्स दिख रहे हैं, और ये सारे पार्टिकल्स मुझे दिखेंगे कि ये रैंडम मूवमेंट कर रहे हैं। ये रैंडम मूवमेंट कर रहे हैं, ये पार्टिकल्स जो है ऐसे ऐसे पूरा रैंडम मूवमेंट कर रहे हैं, किधर भी जा रहे हैं, ऐसा स्ट्रेट लाइन में ऐसे। इस रैंडम मूवमेंट को ही हम कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। जिगजैग मूवमेंट है और ये कॉन्टीन्यूअस है, ये बिल्कुल चले जा रहा है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि जब नॉर्मल हम ट्रू सॉल्यूशन देखते हैं उनमें ये ब्राउनियन मूवमेंट नहीं है। जब सस्पेंशन देखते हैं जिनमें पार्टिकल्स काफ़ी बड़े बड़े हैं, ट्रू सॉल्यूशन में कितने हैं पार्टिकल्स, लेस देन 1 नैनोमीटर। ब्राउनियन कोलाइडल सॉल्यूशन में 1 to 1000 नैनोमीटर।
सस्पेंशन में मोर देन 1000 नैनोमीटर। तो जब पार्टिकल्स ऐसे हैं तो हमें नहीं दिखता, जब पार्टिकल ऐसे हैं तो हमें नहीं दिखता, लेकिन ये वाले में ब्राउनियन मूवमेंट ऑब्जर्व होता है। ऐसा क्यों? तो ये एक ऐसे पार्टिकल साइज है जहाँ पर ब्राउन मूवमेंट हो क्यों रहा है ये समझना होगा। इसके अंदर है क्या? इसके अंदर दो चीज़ें हैं एक्चुअली। एक डिस्पर्सन मीडियम है जो सॉल्वेंट के जैसा काम कर रहे हैं, और एक जो हमने इनमें ऐड किया डिस्पर्सन फेज है जो सॉल्यूट, डिस्पर्स फेज है जो सॉल्यूट की तरह एक्ट कर रहे हैं। अब इन दोनों को जब हमने मिलाया, यहाँ रखा, तो जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है वो कंटिन्यूसली सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स, ये जो सॉल्यूट है इनके मॉलिक्यूल्स को हिट करते रहते हैं। तो ये हमारा एक सॉल्यूट के पार्टिकल्स है, इनको सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इधर उधर हर जगह से, सॉल्वेंट के पार्टिकल ऑब्वियसली छोटे होंगे, और जो हमने ये यहाँ से ऐड किया है कोलाइडल पार्टिकल, इसलिए तो यही पार्टिकल तो है कोलाइडल पार्टिकल, इसे ही तो 1 से 1000 नैनोमीटर तक होने चाहिए इनके साइज। और यहाँ पर वाटर है अगर, तो उनके मॉलिक्यूल्स काफ़ी छोटे हैं इनसे। तो ये कोलाइडल पार्टिकल्स या डिस्पर्स्ड फेज जो हमने यहाँ से ऐड किया, जिनके साइज ऐसे हैं, और यहाँ पर आए, अब वाटर में जो भी पार्टिकल्स है, वाटर के खुद के मॉलिक्यूल्स हैं, वो इनको रैंडमली इधर उधर हर जगह से हिट कर रहे हैं, और इन पे जो नेट जो फोर्स है वो अनबैलेंस्ड है, वो जीरो नहीं है। देयरफॉर वो कभी इधर बाहर जाते हैं, यहाँ पर आए तो इनको और मूवमेंट मिला, इधर आ गए, फिर इधर आ गए, ऐसे करके इनका मूवमेंट चला जा रहा है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स है वो ब्राउनियन मूवमेंट दिखा रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर अनबैलेंस बॉम्बार्डमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स हो रहा है बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर अनबैलेंस बॉम्बार्डमेंट कर रहे हैं, धक्का इधर उधर से मार रहे हैं, जो बैलेंस नहीं हो पा रहा। लेकिन इस केस में पहले देखते हैं इस केस में क्यों नहीं दिखता ऐसा, क्योंकि इनके पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि उनको धक्का मारने के लिए इनका साइज धक्के खाने के बराबर नहीं है, बहुत छोटे पार्टिकल है। हो सकता है वाटर के पार्टिकल ही इनसे बड़े हैं, ऐसा कुछ भी है, लेकिन ये इसे हिट नहीं कर पाएंगे। इस केस में पार्टिकल्स इतने बड़े हैं कि अब छोटे छोटे पर आप खुद देखिए, अगर पार्टिकल इतने बड़े और छोटे छोटे फोर्स आ रहे इधर उधर से, तो ये तो 2 4 5 10 फोर्स को इधर इधर एवरेज आउट करके बैलेंस होकर यहाँ रह जाएगा। लेकिन इस फोर्स के कंपैरिजन में अगर पार्टिकल रिलेटिवली स्मॉल है तो ये बैलेंस नहीं हो पाता, ये इधर उधर मूव करने लगेंगे। यही कारण है, इस केस में बहुत छोटा है बॉम्बार्डमेंट के लिए, इस केस में इतना बड़ा है कि बॉम्बार्डमेंट बैलेंस हो जा रहे हैं, लेकिन इस केस में बॉम्बार्डमेंट अनबैलेंस्ड रह गया। तो ये साइज ही एक अनोखा कैरेक्टरिस्टिक है, इस साइज में ही हमें ये ब्राउनियन मूवमेंट देखने को मिल जाते हैं। तो यही हमारा ब्राउनियन मूवमेंट, जहाँ पर हम कह सकते हैं अनबैलेंस बॉम्बार्डमेंट बाई मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्सन मीडियम है, ये डिस्पर्सन मीडियम। ओके, ये बॉम्बार्डमेंट, ये ब्राउनियन मूवमेंट है, ये स्टीरिंग इफेक्ट का भी काम करते हैं, मतलब इसे गोल 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 घुमा रहे हैं, इसको स्टीर कर रहे हैं, इसे घोल रहे, जैसे अगर मैं चम्मच डालकर इसे घुमाता रहूँ, तो वैसे ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है, या मैं कह सकता हूँ डिस्पर्सन मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स है, वो पार्टिकल्स को एक जगह रहने नहीं दे रहे, वो इसे इधर उधर ऐसे पूरे घुमा रहे हैं, एक पार्टिकल को नहीं, हर पार्टिकल को, सारे पार्टिकल को कभी ना कभी इधर उधर ऐसे मूवमेंट चल ही रहा है इनका। तो ये पूरा क्या है, एक तरीके से स्टीर हो रहा है, घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, इसे मिलाया जा रहा है। कौन मिला दे रहा है? बाई नेचर ही ये डिस्पर्सन मीडियम के जो पार्टिकल्स है, सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स है, कह सकते हैं वाटर के जो पार्टिकल्स है, वो इसे घुमा रहे हैं, स्टीर कर रहे हैं। और यही कारण है कि ये सॉल्यूशन जो स्टेबल है, इनके कोलाइडल जो पार्टिकल्स है, अगर ये सैंड होते तो इतने बड़े बड़े थे कि वो नीचे आकर डिपॉजिट हो जाते। क्यों? क्योंकि उनमें ये स्टीयरिंग इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, वो काफ़ी बड़े हैं, नेट फोर्स इनके ऊपर जीरो है, अब ग्रेविटी के कारण वो आस्ते आस्ते नीचे आकर डिपॉजिट हो जाते। लेकिन क्योंकि इस रेंज में ये है, इन कोलाइडल पार्टिकल है, इनके ऊपर स्टीयरिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा, दैट इज़ बिकॉज ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट। तो ये पूरा सॉल्यूशन ही एक तरीके से घूम रहा है, इनके पार्टिकल्स को कभी भी सेटल होने का मौका नहीं मिलेगा। सो स्टीयरिंग इफेक्ट ब्राउनियन मूवमेंट के कारण है, जो प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन। इसे ही हम कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। ओके, इसके बाद जो प्रॉपर्टी है उसे हम कहते हैं चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। ये प्रॉपर्टी का नाम है चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स।
इसका ये मतलब है कि जो भी हमने कोलाइडल पार्टिकल्स की बात की है, कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे, उन पार्टिकल का साइज़ भी हमने बात कर लिया है, 1 to 1000 होता है नैनोमीटर। तो हर एक कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर कुछ चार्ज होते हैं। चाहे हम कोई सा भी कोलाइडल सॉल्यूशन बना ले, हर कोलाइडल सॉल्यूशन में जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, ये कोलाइडल सॉल्यूशन है, इनके अंदर पार्टिकल्स है, तो ये हर कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स जो है इनमें चार्ज, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, लेकिन एक चार्ज इनमें, कोई ना कोई एक चार्ज इनमें है ही। तो ये एक प्रॉपर्टी है कोलाइडल पार्टिकल्स की। अब किसी किसी में नेगेटिव चार्ज है, किसी किसी में पॉजिटिव चार्ज है, वो डिपेंड करते हैं उनके नेचर के ऊपर, वो थोड़ा देख लेते हैं। तो ये है उनके कुछ एग्जांपल्स। हमने क्या कहा कि पहले जो कोलाइडल सॉल्यूशन में जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उनमें हर समय कोई ना कोई चार्ज होता है, या तो सारे कोलाइडल पार्टिकल्स में पॉजिटिव चार्ज होंगे, या कोई दूसरे कोलाइडल सॉल्यूशन लूँ तो उनके सारे कोलाइडल पार्टिकल्स में नेगेटिव चार्ज हो सकते हैं। तो जिनके सारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं उन्हें हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज सोल या कोलाइडल सॉल्यूशन। जिनके सारे कोलाइडल पार्टिकल्स के चार्ज नेगेटिव होते हैं उन्हें हम कहते हैं नेगेटिव चार्ज सोल या कोलाइडल सॉल्यूशन। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि कौन कौन से कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं जिनके अंदर जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेटल हाइड्रोक्साइड, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे के जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनेंगे उनमें पॉजिटिव चार्ज होगा। ये सारे जो पार्टिकल्स होंगे पॉजिटिव चार्ज होंगे। अगर ये पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज है तो पूरे सॉल्यूशन को ही हम पॉजिटिव चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन या पॉजिटिव चार्ज सोल कहेंगे। सिमिलरली हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड्स, जैसे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ XH2O, ये हाइड्रेटेड है, मतलब एक एल्युमिनियम ऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स के साथ X नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स भी जुड़े हुए साथ में, इसलिए हाइड्रेटेड है। ऐसे ये क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड, ये है फेरिक ऑक्साइड, ये सारे हाइड्रेटेड है, ये सब पॉजिटिव सोल बनाते हैं। बेसिक डाइज, जैसे कि बेसिक डाई जैसे कि मिथिलीन ब्लू, ये भी कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा ब्लड में जो हेमोग्लोबिन होते हैं वो भी कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, और वो हेमोग्लोबिन जो है ये पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। ये भी एक एग्जांपल है टाइटेनियम डाइऑक्साइड, पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्यूशन। इधर नेगेटिव कोलाइडल सॉल्यूशन में जो मेटल्स है जैसे कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सारे जब कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएंगे। मेटल सल्फाइड, जैसे कि आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड, एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड या कैडमियम सल्फाइड, ये सारे नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन बनाते हैं। एसिडिक डाई, यहाँ पर बेसिक डाई था, यहाँ पे एसिडिक डाई। एसिडिक डाई में क्या क्या एग्जांपल है, इओसिन एग्जाम्पल है और कॉन्गोरेट एग्जाम्पल है, ये भी नेगेटिव चार्ज सोल बनाते हैं। स्टार्च, गम, जिलाटिन, चारकोल, ये सब नेगेटिव बनाते हैं। सिलिसिक एसिड भी जो है, सिलिसिक एसिड, ये भी नेगेटिव चार्ज सोल बनाते हैं। तो ये हमने देख लिया, ये बात तो हमें समझ आ गया कि हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं उनमें कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, और उस कोलाइडल पार्टिकल्स में पॉजिटिव नहीं तो फिर नेगेटिव, दोनों में से कोई एक चार्ज रहते हैं। जो भी चार्ज रहेगा सारे पार्टिकल्स में सेम चार्ज रहेंगे। ऐसे नहीं कि कुछ पार्टिकल्स में पॉजिटिव चार्ज है, कुछ पार्टिकल्स में नेगेटिव चार्ज है, दोनों सारे पार्टिकल्स में सेम चार्ज होंगे, अब वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अब ये कैसे समझे कि किस पार्टिकल में क्या चार्ज होगा और क्यों ये चार्ज एक्चुअली इस कोलाइडल पार्टिकल्स में होते हैं, रीज़न क्या है इस चार्ज का, तो वो देखते हैं। रीज़न के लिए एक्चुअली 3 रीज़न बताया गया है, जिनमें से 2 रीज़न बहुत प्रोमिनेंट है और सिग्निफिकेंट है। वो 3 रीज़न क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो ये है रीजन्स। चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल्स इज ड्यू टू, ये 3 रीजन है, इस 3 रीजन के कारण हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज हो सकते हैं। पहला रीजन कह रहा है इलेक्ट्रॉन कैप्चर बाय पार्टिकल्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रो डिस्पर्सन ऑफ मेटल। तो हमने एक मेथड पढ़ा था कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने का, जहाँ पर हम ऐसे 2 इलेक्ट्रोड रखते थे और उनके बीच में वोल्टेज देते थे, यहाँ एक पॉजिटिव यहाँ एक नेगेटिव वोल्टेज देते थे, और फिर यह आर्क होता था जिसे हम कहते थे ब्रिगेड आर्क मेथड ऑफ फॉर्मिंग कोलाइडल सॉल्यूशन। तो यहाँ से वेपर बनता था, आर्क के कारण इस मेटल के वेपर बनते थे, और क्योंकि ये डिस्पर्सन मीडियम के अंदर डूबा रहता था, वो वेपर फट से कंडेंस होकर पार्टिकल्स बन जाते थे, और वो इस कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म करते थे। हमारा डिस्पर्सन मीडियम पहले से यहाँ प्रेजेंट था, और ये पार्टिकल्स डिस्पर्सन फेज के तौर पर यहाँ आ गए,
तो हमें कोलाइडल सॉल्यूशन मिल गया। इस समय जब ये पार्टिकल्स बन रहे हैं, उस समय ये पार्टिकल्स जो है इलेक्ट्रॉन कैप्चर करते थे। ये जो यहाँ से आर्क आ रहा है, ये तो इलेक्ट्रिसिटी है, करंट जा रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके वो चार्ज हो जाते थे। तो वही कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर बाय पार्टिकल्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रो डिस्पर्सन ऑफ मेटल। इलेक्ट्रो डिस्पर्सन मतलब यही, जो इलेक्ट्रिक करंट यूज़ करके आर्क बनाता हूँ और उस आर्क से छोटे छोटे पार्टिकल्स मेटल्स के बनकर बाहर आते हैं, तो उस दौरान हो सकता है। दूसरा है प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन ऑफ आयंस फ्रॉम सॉल्यूशन। हमारा एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर सॉल्वेंट है और कोलाइडर पार्टिकल्स है, ये तो है ही, साथ में छोटे छोटे आयंस भी रहते हैं, छोटे छोटे इलेक्ट्रोलाइट्स भी रहते हैं। तो ये जो आयंस और या इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन में है एज ए इम्प्यूरिटी, एज ए इन अ फॉर्म ऑफ इम्प्यूरिटी, वो भी इस कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर एब्जॉर्ब हो सकते हैं। एडजॉर्प्शन, ये एब्जॉर्प्शन नहीं है जो एब्जॉर्ब हो जाते हैं किसी के अंदर, वो नहीं है। एडजॉर्प्शन मतलब होता है अटैच हो जाना। तो ये हमारे ये कोलाइडल पार्टिकल है, इसके साथ मान लेता हूँ ये छोटे छोटे जो आयंस है वो इनके साथ एडजॉर्ब हो गए, मतलब एडिशन, इसके साथ चिपक गए एक से चारों तरफ। तो प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन, इसके अंदर जो आयंस है वो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं, नेगेटिव चार्ज भी हो सकते हैं, छोटे छोटे आयंस। तो किस कोलाइडल पार्टिकल का कैसा प्रेफरेंस है? किसी का प्रेफरेंस होता है कि वो पॉजिटिव को लेकर एडहेशन होता है, उनका जुड़ जाते हैं वो एक साथ, और किसी में ऐसे प्रॉपर्टी हो कि वो नेगेटिव वाले पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करके अपने साथ जुड़ जाते हैं। वो प्रेफरेंस के ऊपर उनका डिपेंड करता है। अब ये प्रेफरेंस कैसा आता है वो हम देखेंगे। और तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर्स, कि हमारे जो कोलाइडल पार्टिकल्स है उसके ऊपर ही दो लेयर बन जाएंगे। एक मान लेते हैं ये कोलाइडल पार्टिकल है, उसके ऊपर एक पॉजिटिव का लेयर बन जाए, पॉजिटिव पार्टिकल्स के, या पॉजिटिव आयंस कहना चाहिए, पॉजिटिव, और इसके ऊपर फिर एक नेगेटिव आयन का लेयर बन जाए। तो हमारे जो सॉल्यूशन है लिक्विड वाले, यहाँ पे जैसे हमने कहा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी छोटे छोटे। तो पहले मान लेता हूँ कि सारे पॉजिटिव चार्ज एक एक कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ने पूरे ऐसे करके एब्जॉर्ब हो गए। इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर और एक लेयर जो नेगेटिव चार्ज भी इसमें था इस सॉल्यूशन के अंदर, वो भी फिर इसके ऊपर और एक एब्जॉर्ब होगा। तो ऐसे दो लेयर बना लेते हैं, तो इसे कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर्स। वो भी हम देखेंगे। तो इनमें से ये वाला मेथड और ये वाला मेथड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि इस कारण से हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज रहते हैं। तो प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स आयंस फ्रॉम द सॉल्यूशन, ये देख लेते हैं। ये याद रखना है, ये एब्जॉर्प्शन नहीं है, एडजॉर्प्शन है। इनका मतलब होता है अटैच होना या चिपक जाना, एडहेशन। तो या तो इसमें एडजॉर्प्शन के कारण पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव हमारा जो कोलाइडल पार्टिकल है, अगर ये पॉजिटिव आयंस को अपने ऊपर एडजॉर्ब करे तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे हमारा कोलाइडल पार्टिकल, और अगर वो नेगेटिव चार्ज को एडजॉर्ब करे अपने ऊपर तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे। इतनी सी बात है। अब वो किसको एब्जॉर्ब करेंगे? प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन किस टाइप के आयंस का होगा? तो इसका आंसर है प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन कॉमन आयंस के होंगे। ऑफ आयंस कॉमन टू कोलाइडल पार्टिकल्स। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, जिनमें जो कोलाइडल पार्टिकल्स जो है वो बने हुए हैं। ये कोलाइडल पार्टिकल्स जो है वो बने हैं AgI, सिल्वर आयोडाइड के। ये एक एक पार्टिकल जो है सिल्वर आयोडाइड के। और यहाँ पर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है जिसे हम कहते हैं इम्प्यूरिटीज़, जो हमारे एक्चुअली आयंस है, वो आयंस है, मान लेता हूँ पोटेशियम K+ और आयोडीन I-। तो मैंने यहाँ पर KI डाला है थोड़ा, तो ये पोटेशियम K+ और आयोडीन I- ऐसे यहाँ पर घूम रहे हैं। तो कॉमन आयंस कौन से होंगे? इनके अंदर क्या है? सिल्वर है और आयोडीन है। और यहाँ पर बाहर में क्या घूम रहे हैं? वहाँ पर घूम रहा है K+ और
आई माइनस। तो अगर यहाँ से कॉमन आयन ही अटैच करना हो तो आई कॉमन है, तो इनके चारों तरफ आई अटैच होगा, आई के पार्टिकल्स, आयंस, आई माइनस सारे। तो ये हो गए प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन। इसे कैसे लिखेंगे, ए जी आई के साथ ऐसे स्लैश देकर आई माइनस। इसके मतलब कि हमारा जो कोलाइडल पार्टिकल है, ये पार्टिकल ये तो ए जी आई का बना है और इसके साथ क्या अटैच हो गया, आई माइनस चारों तरफ अटैच हो गया। अब ये पार्टिकल हमारा कैसा हो गया, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। ओके, दूसरा एक ऑल्टरनेटिव है कि अगर हम जस्ट रिवर्स करें, ये कैसे बन रहा था, ये बन रहा था कि अगर हमने सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड टू पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को मैंने ऐड किया पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन में, तब हमें क्या रिजल्ट हुआ, AgI के साथ I माइनस, ये हमें मिला। ये क्या है, ये नेगेटिव सोल है, ये हमें मिला, ये है नेगेटिव सोल, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है इनमें, तो ये नेगेटिव सोल। वैसे ही जस्ट मैं रिवर्स करूँ कि अगर मैं पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन लूँ, पोटेशियम आयोडाइड को ऐड करूँ सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में, मतलब यहाँ पे मैंने पोटेशियम आयोडाइड को लिया था और उनमें थोड़ा मात्रा में सिल्वर नाइट्रेट मैंने ऐड किया, AgNO3 ये हमने ऐड किया थोड़ी मात्रा में। यहाँ पर जस्ट उल्टा कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन है AgNO3 का और इनमें हमने ऐड किया थोड़े क्वांटिटी में Ki, तो पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अगर ऐसा हम करेंगे तो हमें फिर मिलेगा AgI का तो कोलाइडल पार्टिकल्स है ही, साथ में हमें Ag प्लस इनके ऊपर एडजॉर्ब हुए मिलेंगे, तो ये हमें देगा एक पॉजिटिव सोल, पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्यूशन। ओके, यहाँ भी देखिए ये कॉमन आयन है, हो क्या रहा है यहाँ पर, तो AgNO3 और Ki ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट करके AgI बना रहे हैं और K और NO3 ऐसे, इतनी सी बात है। ओके ना, तो ये जो सॉल्यूशन, ये जो सोल के पार्टिकल्स बन रहे हैं, ये सोल के पार्टिकल्स अब जो पानी में बचे हुए जो बाकी आयंस होंगे, क्या आयंस होंगे, ये आई भी हो सकता है आयंस में नेगेटिव चार्ज, ये Ag के भी आयंस हो सकते हैं पॉजिटिव चार्ज, तो उन्हीं को अट्रैक्ट करेंगे। इसलिए यहाँ लिखा है कि प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस कॉमन टू द कोलाइडल पार्टिकल। ये जो भी आयन को अपने साथ रखेंगे वो इस कोलाइडल पार्टिकल के आयन के संग कॉमन होना चाहिए, या तो Ag होना चाहिए या तो I होना चाहिए। तो ये आई मिलकर ये यहाँ पर एक नेगेटिव सोल बना दिया है, यहाँ पर Ag मिलकर पॉजिटिव सोल बना, कंडीशन अलग है, ये वाला कंडीशन ऐसा, ये कंडीशन ऐसा, तो यहाँ पर इसे हमने प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन कह दिया। वैसे दूसरा भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, वो भी देखते हैं। ये हमारा दूसरा एग्जांपल है, यहाँ पर क्या है कि फेरिक क्लोराइड को ऐड किया जा रहा है वाटर में, तो जब फेरिक क्लोराइड को वाटर में ऐड करेंगे तो हमें ऐसा सोल मिलेगा, ये सोल का नाम है फेरिक ऑक्साइड और ये हाइड्रेटेड है, मतलब वाटर से घिरा हुआ है, तो इसे कहते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड के पार्टिकल्स है और वो ये पार्टिकल क्या चीज़ से घिरा है, ये फेरिक के आयन से घिरे हैं, पॉजिटिव फेरिक आयन, तो यहाँ पे पॉजिटिव 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 ऐसे सारे फेरिक के आयन इसे घेर के रखेंगे। तो हमारा एक एक सोल कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज। तो इसके ये जो जब मैं दोनों को मिलाऊंगा तो मुझे इसके किसके हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड यहाँ से यहाँ तक है, ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड के सोल मिलेंगे, लेकिन वो सोल पॉजिटिव चार्ज होंगे क्योंकि उस सोल के साथ हमारा Fe3 प्लस अटैच रहेगा, ये Fe3 प्लस उस हर एक सोल के साथ इतने सारे Fe3 प्लस अटैच रहेंगे, देयरफॉर हमें अल्टीमेटली एक पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल मिल रहा है। ये पूरा सॉल्यूशन जो बनेगा वो पॉजिटिवली चार्ज सोल से भरा होगा। वेरी गुड। अब यहाँ पर देखते हैं कि अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक सॉल्यूशन ले और इसमें अगर मैं ये फेरिक क्लोराइड डालूँ तो मुझे फिर से हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का ही सोल मिलेगा, लेकिन अब ये सोल जो है ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का पार्टिकल है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ऑब्वियसली हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का पार्टिकल है। अब ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड नेगेटिव चार्ज्ड
OH से घिरे हुए हैं। देयरफॉर अब ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज सोल है। तो अलग अलग कंडीशन में हमें अलग अलग ऐसे सोल मिलेंगे। लेकिन बात क्या, इनका नाम क्या है, प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन, मतलब अटैच होना। यहाँ पे अटैच हुआ है, कोई रिएक्शन नहीं है, कोई चार्ज ट्रांसफ़र नहीं हुआ, कुछ नहीं, बस चार्ज पार्टिकल्स इनके साथ इनको घेर कर अटैच हो गए इनमें। ये क्या कौन सा है, प्रेफरेंशियल है, मतलब कि कॉमन कुछ होने चाहिए जो इनके अंदर है और जो बाहर है इनमें कुछ कॉमन होने चाहिए। तो अंदर क्या है, फेरिक ऑक्साइड, आयरन है ना, बाहर भी जो होने चाहिए वो आयरन है, कॉमन मिला मिला। नेगेटिव वाले जब कर दे तो क्या है, ये फेरिक ऑक्साइड प्लस वाटर, तो यहाँ पे वाटर में OH है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, यहाँ भी OH माइनस, ये भी नेगेटिव है, कॉमन मिल रहा है इनके साथ, मिल गया। कभी भी क्लोरीन यहाँ अटैच नहीं होता, या इनमें भी क्लोरीन अटैच नहीं होता, क्योंकि हमारा जो सोल का पार्टिकल है वो क्या है, ये है, क्या है इनका नाम, फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये हमारे सोल के पार्टिकल है। इस सोल के पार्टिकल के अंदर जो है उसी उसी का कोई कॉमन आयन बाहर होना चाहिए, तभी वो इनके साथ अटैच होंगे। तो यहाँ पे सोल के पार्टिकल के अंदर आयरन था तो बार बार आयरन मिल गए, यहाँ सोल के पार्टिकल के अंदर OH था, बिल्कुल था, तो यहाँ भी बार बार OH मिल गए, कभी भी क्लोरीन आकर यहाँ इनको नहीं घेरेगा। सिमिलरली हमने ऊपर में भी देखा कि जब हमारे पास Ag है, AgI मतलब सिल्वर आयोडाइड, तो सिल्वर के आयंस आकर इसे घेर सकते हैं। फिर सिल्वर आयोडाइड है तो आयोडीन के आयंस भी आकर इसे घेर सकते हैं। कंडीशन यहाँ पर है कि हमें पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन में थोड़ा सा सिल्वर नाइट्रेट मिलाना है। इस कंडीशन में क्या है कि हमारे सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में थोड़ा आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड मिलाना है, तब हमें ऐसा पॉजिटिव सोल मिलेगा। ये हमें कंडीशन हो गए। तो प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस कॉमन टू कोलाइडल सॉल्यूशन, ये एक रीज़न है क्यों हमारे कोलाइडल सॉल्यूशंस के जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो चार्ज्ड होते हैं। दूसरा हमने एक पढ़ा था रीजन, जिनका नाम है इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। तो ये एक दूसरे नाम से चलता है, जिनका नाम है हेल्महोल्ट्ज़, ये H साइलेंट है, हेल्महोल्ट्ज़ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, हेल्महोल्ट्ज़ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। यहाँ पर अब हम डबल लेयर की बात कर रहे हैं। कैसे, जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल में लिया था कि हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन था AI, इस कोलाइडल सॉल्यूशन में I आकर अटैच हो गया, वेरी गुड। अब सॉल्यूशन में तो K भी है, क्योंकि हमने जब ये कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया था हमने क्या क्या मिलाया था इनको बनाने के लिए। सबसे पहले देखिए, नेगेटिव वाले को जब बनाया था हमने यहाँ पर ये वाले, तो KI के अंदर हमने AgNO3 को डाला था। देखिए NO3 ने कुछ भी काम नहीं किया अपना, KI के अंदर हमने AgNO3 को डाला था, तो ये रिएक्ट करके हमें सबसे पहले तो AgI के कोलाइडल पार्टिकल्स यहाँ पर दे दिए ऐसे ऐसे, ठीक है। ये कोलाइडल पार्टिकल हमारा AgI का है, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, तो ये कोलाइडल पार्टिकल हमारे AgI के है, AgI। अब इन्हीं का कॉमन कोई पार्टिकल या तो Ag या तो I इनके ऊपर अटैच होने चाहिए, क्योंकि हमने पोटेशियम आयोडाइड में यहाँ पे आयोडीन की संख्या ज़्यादा है, थोड़े से मात्रा में हमने AgNO3 को लिया है, तो ये आयोडीन जो है ये कैसा बनता है, K और I, इस सॉल्यूशन के अंदर K अलग है, K प्लस 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 बहुत सारे, और आयोडीन माइनस 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 बहुत सारे, कुछ आयोडीन तो इनके संग रिएक्ट करके Ag बना दिया, AgI। अब इस AgI को चारों तरफ से आयोडीन के मॉलिक्यूल आयंस ने घेर लिया, इसलिए हमने इसे /I दिया है ऐसे लिखकर, ठीक है। तो बहुत सारे आयोडीन के मॉलिक्यूल अब इनके चारों तरफ ऐसे घिर गए यहाँ पर, ठीक है। K प्लस आयोडीन ऐसे ही बैठे हैं ना, उनको अब क्या काम है, जब वो पॉजिटिव चार्ज है और उनको हर एक सॉल्यूशन के मतलब हर सॉल्यूशन के अंदर हर एक पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज का एक गोला दिख रहा है, तो उनका इच्छा नहीं होगा कि वो भी आकर इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर बैठकर अपना पॉजिटिव चार्ज इनके नेगेटिव के चार्ज अट्रैक्ट करके रख ले, तो इनके ऊपर और एक लेयर बनेगा पॉजिटिव चार्ज का। अब वो पॉजिटिव चार्ज किनका है, वो है KI का, K का, तो यहाँ पर इसके साथ I के साथ K प्लस भी ऐड हो गया, तो ये डबल लेयर बना दी, एक लेयर है ऐसा, दूसरा लेयर है ऐसा। पॉजिटिव को अगर मैं ऐसे दिखाऊं, नेगेटिव को दिखा देता हूँ, तो ये नेगेटिव चार्ज ऐसे एक लेयर से बन गए, नेगेटिव, ये सारे नेगेटिव चार्ज I के।
और पॉजिटिव चार्ज कोई दूसरे कलर से दिखाता हूँ। तो ये पॉजिटिव चार्ज हमारे सारे पर्पल हैं, एक दूसरा लेयर यहाँ पर बना दिए। इनका रीज़न यही है क्योंकि इस लिक्विड के अंदर के प्लस भी एक्सेस में है, आई माइनस भी एक्सेस में है। पहले कॉमन आयन के चक्कर में क्योंकि के तो इन्हें अटैच नहीं कर सकता, तो ए जी आई के साथ आई ही अटैच हो सकता है या तो ए जी अटैच हो सकता है। यहाँ तो ए जी एक्सेस में है नहीं, आई एक्सेस में थे, तो आई जाकर ए जी आई के साथ अटैच हो गए, एक लेयर इन्होंने बना दिया। अब दूसरे लेयर बना, अब एक लेयर मतलब हर एक पार्टिकल अब हमारा क्या है, नेगेटिव। अब ऐसा हो रहा है कि ये एक नेगेटिव पार्टिकल बन गया क्योंकि इनके चारों तरफ नेगेटिव है। ठीक है, पहले ए जी था, ए जी आई, ये एक न्यूट्रल थे, इनके ऊपर एक नेगेटिव 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 के लेयर बन गए। अब ये आई इनके अटैच हो गया तब। और ये क्लब प्लस जो है उनको भी इच्छा होगी कि क्योंकि एक नेगेटिव पार्टिकल उनको मिल रहा है और ये खुद तो प्लस है, तो ये भी एक लेयर बना देंगे इनके ऊपर प्लस के। तो ऐसे हमें दो लेयर मिल गए, इसे ही हम कहते हैं हेल्महोल्ट्ज़ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। दोनों जो लेयर हो वो ऑपोजिट चार्ज के होते हैं। जैसे यहाँ बन रहा है ठीक वैसे ही अगर मैं दूसरा केस लिया था जहाँ पर हमारे पास एक्सेस में थे AgNO3 और हमने ऊपर से थोड़े क्वांटिटी में डाला था Ki। अब जब कोलाइडल सॉल्यूशन बनेंगे तो AgI तो बन ही रहा है, एक्सेस में हमें क्या मिल रहा है, Ag मिल रहा है कि I मिल रहा है, Ag मिल रहा है क्योंकि Ag यहाँ पहले से, तो Ag के प्लस पार्टिकल्स यहाँ पे जुड़ेंगे, Ag के ही जुड़ेंगे, ना NO3 के जुड़ेंगे ना कि K के भी जुड़ेंगे, क्योंकि उनको कॉमन आयंस चाहिए। इनमें Ag में से जो कोई एक मिले उससे वो अटैच होंगे, तो Ag और I में से तो इन्हें I मिला। यहाँ पर AgI में से जो इन्हें मिले तो उन्हें Ag मिला, तो Ag प्लस थे इसलिए प्लस से अटैच हो गए। इस केस में जो AgI के पार्टिकल है, एक कोलाइडल पार्टिकल है, इनके ऊपर सबसे पहले प्लस वाले Ag आकर अटैच हो गए। यहाँ तक हमने पहले ही पढ़ा था। अब जब ये Ki यहाँ पर गया है, Ki जाकर इस लिक्विड में टूटकर K प्लस I माइनस बनेंगे। I माइनस वाले जितने थे, K प्लस वाले जितने थे, इनके ऊपर अटैच होकर एक लेयर बना दिए। अब यहाँ पर इनसे और कौन इन्फ्लुएंस होगा, अब इनसे इन्फ्लुएंस होंगे अब हमारा I माइनस, क्योंकि ये माइनस चार्ज लेकर वही बैठे हैं, तो यहाँ पर I माइनस यहाँ पर ऐसे करके बना सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर I माइनस है क्यों, ये NO3 प्लस माइनस है, ये भी तो एक लेयर बना सकते हैं। तो फिर वही कंसेप्ट आता है प्रेफरेंशियल का, कि यहाँ पर तो कोई ऑप्शन नहीं था, यहाँ पर क्योंकि हमारा ये जो Ag है वो एक और लेयर बनाता, Ag बहुत कम क्वांटिटी में है इसलिए वो लेयर नहीं बना सकते। ठीक है, यहाँ पर एक प्रेफरेंशियल नेचर भी है, हमारा I कम क्वांटिटी में है लेकिन I इनसे प्रेफरेंशियल है क्योंकि Ag के अंदर AgI के अंदर I भी है, तो सेम मिलता है, तो वो हमेशा उनको प्रेफर करते हैं। तो ये रीज़न है कि हमें एक इस तरीके का डबल लेयर इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कोलाइडल सॉल्यूशन मिल रहा है। अब इस कोलाइडल सॉल्यूशन में हमें क्या दिख रहा है, पहले तो AgI एक प्लस लेयर को लेकर इतना देखूं तो ये एक पॉजिटिव सोल था, अब ये माइनस लेयर को भी लेकर अब ये नेगेटिव सोल बन गया। फिर यहाँ से यहाँ तक एक नेगेटिव सोल था, अब ये प्लस I को भी प्लस K को भी लेकर अब ये पॉजिटिव सोल बन गया। इनका जो दो लेयर है, ये हमारा कोलाइडल पार्टिकल है, अगर पार्टिकल है तो इनके जो पहला लेयर है चार्ज का, वो ज़्यादा फर्मली इस पार्टिकल के ऊपर चिपके रहते हैं, तो इसे हम कहते हैं, ये फर्स्ट लेयर को हम कहते हैं फिक्स्ड लेयर, क्योंकि ये परमानेंट लेयर है, ये बहुत स्ट्रांगली इस पार्टिकल के ऊपर अटैच्ड है। इसके ऊपर जो सेकेंड लेयर ऑफ चार्ज बनते हैं उसे हम कहते हैं, वो उतना स्ट्रांगली परमानेंटली इसके ऊपर अटैच नहीं है, थोड़े भी इधर उधर मूवमेंट होने से ये चार्ज इन्हें छोड़कर जा भी सकते हैं। तो सेकेंड लेयर ऑफ चार्ज को कहते हैं, ये फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर, इसे हम कहते हैं फिक्स्ड लेयर, और जो सेकेंड लेयर है इसे हम कहते हैं डिफ्यूज्ड लेयर, डिफ्यूज्ड लेयर, ये सेकेंड लेयर है। सेकेंड लेयर के जो चार्जेस हैं वो मोबाइल है, ये मोबाइल है, मतलब थोड़ा इधर उधर हिल सकते हैं, मोबाइल चार्ज, और ये जो है ये फिक्स्ड है, फर्मली अटैच्ड है, फर्मली अटैच्ड, हेल्ड। तो ये सारी बातें हो गई हमारे दो लेयर की। अब इस दो लेयर के बीच में क्योंकि देखिए ये लेयर अगर पॉजिटिव चार्ज होगा
पहला लेयर, तो दूसरा लेयर ऑब्वियसली हमारा नेगेटिव चार्ज होगा, ये दूसरा लेयर हमारा नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। और अगर वाइस वर्सा, अगर ये फर्स्ट लेयर नेगेटिव हो तो दूसरा लेयर पॉजिटिव हो, तो इस नेगेटिव पॉजिटिव जो दो लेयर है इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे हम कहते हैं जीटा पोटेंशियल, जीटा पोटेंशियल। और दूसरा नाम भी है इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। ये क्या है? ये एक्चुअली है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, कह सकता हूँ, फिक्स्ड लेयर एंड डिफ्यूज लेयर। ये दो लेयर है, इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे हम जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल भी कहते हैं, ठीक है। और एक बात है कि जो इक्वल एंड सिमिलर चार्ज जो हर कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर होते हैं, ये डबल लेयर बना दे या सिंगल लेयर बना दे, जो भी बनाएंगे हर पार्टिकल का एक ही हाल होने वाला है, ऐसा तो नहीं। अगर हमारे पास Ag के पार्टिकल है और उनके ऊपर एक लेयर बना है I माइनस का, तो उसके ऊपर फिर से एक लेयर बनेगा I प्लस का। अब अल्टीमेटली ये पार्टिकल अगर मैं देखूं तो इनके ऊपर क्या चार्ज है? अल्टीमेटली पॉजिटिव चार्ज है, जो आउटर मोस्ट चार्ज है, ठीक है। अगर दूसरी तरफ मैं देखूं, AgI था, उसके ऊपर एक लेयर बना हमारा Ag प्लस का, उसके ऊपर और एक लेयर बना I माइनस का, तो अल्टीमेटली जब मैं ये पार्टिकल को देखूंगा तो उसके आउटर मोस्ट में माइनस है। तो जितने भी इस कोलाइडल सॉल्यूशन में जितने भी पार्टिकल्स होंगे सब के ऊपर प्लस वाले चार्ज है। यहाँ भी इस कोलाइडल सॉल्यूशन में जितने भी पार्टिकल्स होंगे सबके ऊपर माइनस चार्ज है। अब ये दूसरे कोलाइडल सॉल्यूशन, दूसरे कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर भी प्लस चार्ज है, ठीक है। ये प्लस प्लस आपस में रिपेल करेंगे। यही कारण है कि यहाँ पर ये चार्ज होने के कारण कभी भी दो पार्टिकल आपस में आकर जुड़कर एक बड़ा पार्टिकल बनाने का कोशिश नहीं कर सकते, या अगर कोशिश करेंगे भी तो ये संभव नहीं होगा, ओके। तो ये एक सॉल्यूशन में हमारे जितने भी पार्टिकल्स है कोलाइडल पार्टिकल्स, ये चाह कर भी एक दूसरे से अटैच नहीं हो सकते या एक दूसरे में कोगुलेट नहीं हो सकते, जुड़ नहीं सकते एक दूसरे से, एग्रीग्रेशन नहीं हो सकता, इनका जुड़ाव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर जो भी चार्ज है इनके भी ऊपर वही चार्ज है, इनके भी ऊपर वही चार्ज है। अब क्या सिमिलर चार्ज वाले पार्टिकल्स क्या एक दूसरे से कभी भी जुड़ना चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। तो यहाँ पर अगर सारे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये नहीं जुड़ेंगे। इस वाले केस में सारे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये नहीं जुड़ेंगे, बल्कि एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यही कारण है कि ये कोगुलेट नहीं होगा, मतलब डिपोजिट होकर अगर जुड़ जाएंगे तो ये छोटे पार्टिकल्स जिनका साइज 1 से 1000 नैनोमीटर तक है, इससे भी बड़ा हो जाएंगे। मान लीजिए 1000 से भी ग्रेटर देन 1000 हो जाए, सॉरी ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर हो जाए पार्टिकल्स की साइज। और जब ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर हो जाएंगे तो वो उनका वेट इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो ग्रेविटी के कारण ही नीचे आकर डिपोजिट हो जाएंगे। तो ये जो चार्जेज है वही हेल्प कर रहे हैं कि हमारे पार्टिकल जो है कोगुलेट ना करे, एग्रीग्रेशन ना हो, प्रिसिपिटेशन कह सकते हैं, सस्पेंशन कह सकते हैं, ये जो नीचे आकर डिपोजिट हो जाते ये नहीं होगा। इनमें कौन हेल्प कर रहा है? ये कंसेप्ट कि हर कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर कुछ चार्ज है, वो चार्ज या तो नेगेटिव हो सकते हैं, पूरा हर पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है जिसे हम कहेंगे नेगेटिवली चार्ज्ड कोलाइडल सॉल्यूशन। हर पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है जिसे हम कहेंगे पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन। लेकिन इस चार्ज के कारण ये स्टेबल है, ये प्रिसिपिटेट नहीं करते, कोगुलेट नहीं करते, एग्रीग्रेशन नहीं होता, उनका सस्पेंशन नहीं होता, वो नीचे आकर डिपोजिट नहीं करते। ये सारी बात एक ही है।